चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस अहम खबर के साथ जिस पर लगातार हमारी नजर सुबह से बनी हुई है। जी हाँ, आज सुबह जम्मू कश्मीर से खबर आई जहां के खित्ते लद्दाख के लेह में 2 गाड़ियां बर्फानी तोदों की जद में आ गई। इनमें अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक 3 लोगों की हलाकत हुई है। दरअसल सुबह सवेरे 7:30 बजे खुर्दलांग पास के करीब ये गाड़ियां तोदों की जद में आई। बताया जाता है कि गाड़ियों में 10 से ज्यादा लोग सवार थे। इनमें से 4 को बचा लिया गया है, 6 के अभी फंसे होने का अंदेशा है। आर्मी, पुलिस, एसडीआरएफ की मदद से मुसाफिरों को बचाने की कोशिशें जंगी पैमाने पर जारी हैं। यहां तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन में फौजी हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए इस वक्त के क्या ताज़ा हालात हैं, सीधे रुख करेंगे हम अपने एडिटर मनोज कौल का। मनोज, इस वक्त की ताज़ा तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? हेलो मनोज, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी मनोज, इस वक्त का अपडेट चाहेंगे। देखें है ना, अभी वहाँ जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। इसमें स्पेशल टीमें आई हैं, सियाचिन ग्लेशियर से टीमें आई हैं, पुलिस, आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी लगातार वहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास इत्तला मिली है 3 डेड बॉडीज जो हैं उनको निकाल दिया गया है। जैसे कि हमने है ना पहले बोला था कि 4 वहाँ से 4 लोगों को निकाला गया है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया ये सुनिश्चित करने के लिए कि आया वो जिंदा है या फिर उनकी मौत वाक़ा हुई है। तो 3 डेड बॉडीज जो हैं वो मिल पाई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 7 और लोग हो सकते हैं उस बर्फानी तूदे के नीचे जो आज सुबह 7:30 बजे के करीब वहाँ पे आया था। तो ऐसा जो कोशिश है, जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके उनको निकाला जाए। और कोशिश यही रहेगी कि जो लोग उसके नीचे अंदर जो दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको जिंदा निकाला जाए। फिलहाल 3 डेड बॉडीज निकली हैं और 7 जो लोग हैं वो अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं ना। जी मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस बीच एडमिनिस्ट्रेशन या कहीं से भी मौसम के ताल्लुक से या फिर कुछ और भी एडवाइजरी जारी की गई है या कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन? देखें है ना, पिछले कई दिनों से जो हमने मौसम का मिजाज देखा, चाहे वो कश्मीर वादी हो या फिर लद्दाख का रीजन हो, काफ़ी बर्फबारी हुई है और कल भी एक एवलांच वार्निंग जारी किया गया था बहुत सारे एरियाज में, जिसमें लद्दाख का एरिया भी आता है। और अभी आज जिस तरह का मौसम है, अब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, महकमा मौसमियात ने पेश की है कि आज शाम से फिर बर्फबारी हो सकती है, खास तौर पे कश्मीर वैली के इलाकों में। और जो लद्दाख का इलाका है 18,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर वाक़ा है, ये खरदुंगला पास, यहाँ पर भी बर्फबारी हो सकती है। इसलिए कोशिश रेस्क्यू टीम्स की ये है कि जल्द से जल्द जो लोग वहाँ उस बर्फानी तूदे के नीचे फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, है ना। जी मनोज कौल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे श्रीनगर से हमारे साथ हमारे एडिटर मनोज कौल, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मौसम के लिहाज से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और जो लोग अभी फंसे हुए हैं उस बर्फानी तोदे की जद में आने के बाद उनके लिए जंगी पैमाने पर उनको निकालने का काम, रेस्क्यू का काम भी जारी है। और हमारी नजर भी इस अहम खबर पर लगातार बनी हुई है। एक और अहम खबर की तरफ रुख करेंगे। श्रीनगर में कल ग्रेनेड हमले के बाद आज श्रीनगर में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। शहर के कई इलाकों में पुलिस के नाके लगाए गए हैं। 26 जनवरी पर किसी भी मुमकिन मिलिटेंट हमले के खदशे के पेश नजर ये इकदाम उठाए गए हैं। कल हुए हमले के सिक्योरिटी एहलकार लगातार जांच में भी जुटे हुए हैं। तो चलिए इस पर भी मजीद अपडेट के लिए रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर परवेज भट्ट। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, कल जिस तरह से हमने देखा था कि ग्रेनेड हमला हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, खासतौर से 26 जनवरी को देखते हुए। जी बिल्कुल है ना। ये पहली बात तो ये बताएं कि ये दूसरा ग्रेनेड हमला पिछले 1 हफ्ते में यहाँ श्रीनगर शहर में हुआ है। पहला ग्रेनेड हमला जो है वो पलेडम सिनेमा के पास हुआ था, जो कि शाम के टाइम हुआ था। उसमें ज़्यादा कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो कल का ग्रेनेड धमाका हुआ उसमें 3 पुलिस के एहलकार, जिसमें 2 ट्रैफिक के जो एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। हालांकि अब उनकी हालत
कदर बेहतर बताई जा रही है। ताहम कल से ही जो सिक्योरिटी को अलर्ट पे यहाँ पे कर दिया गया है। हालांकि 26 जनवरी के चलते सिक्योरिटी पहले भी थी यहाँ पे, लेकिन अभी जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है पूरा अलर्ट पे कर दिया यहाँ पे। जैसे आप विजुअल्स में हमारे देख सकते हैं कि जो कई जगहों पे नाके लगाए गए हैं और जो ड्राफ्ट गेट्स खड़े कर दिए गए हैं सड़कों के बीचों बीच, और जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उनकी जो चेकिंग ली जा रही है। कुल मिला के देखें तो जो कल का जो ग्रेनेड हमला है उससे एक किस्म का जो सिक्योरिटी सेटअप है यहाँ पे वो शेक हो गया है, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच जो सबसे पॉश एरिया जो श्रीनगर का माना जाता है वहाँ पे ये ग्रेनेड हमला हुआ था। तो इस ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैश मोहम्मद ने कल रात को ही उन्होंने अपने बयान में इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। यहाँ पे भी अगर इस टाइम हम लाल चौक में देखें तो लाल चौक में ये लाल चौक का एरिया है। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो चौकस है। यहाँ पे जो बंकर उन्होंने बनाया है यहाँ पे, तो जो यहाँ अभी तो थोड़ी देर पहले गाड़ियों की चेकिंग वगैरह भी ली जा रही थी। तो पूरे शहर में इसी किस्म का एक मंजर है कल शाम से, कल ग्रेनेड हमले के बाद से ही। तो ग्रेनेड की भी तफ्तीश भी की जा रही है कि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में उसकी कड़ी भी जो है वो कड़ी भी खुल जाएगी कि आखिर ये ग्रेनेड हमला किसने किया था। सीसीटीवी फुटेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेजेस का लिया जा रहा है, उनके हवाले से जो उनकी मदद ली जा रही है कि किस जगह पे, किस जगह से ये जो OGW का कहा जा रहा है कि OGW ने ये हमला किया है, किस जगह से, किस साइड से ये OGW आया था और कैसे इसने ग्रेनेड हमला किया था। तो इस सब की पूरी अभी तक जाँच हो रही है। जी हिना जी, परवेज आपसे ये भी जानना चाहेंगे जुमे के पेश नज़र खुसूसी सिक्योरिटी बंदोबस्त। जी जैसे हिना मैंने पहले ही कहा कि 26 जनवरी के चलते यहाँ पे सिक्योरिटी का अलर्ट रहता ही रहता है। ताहम जो अब ये 2 ग्रेनेड्स हुए हैं इससे साफ जाहिर ये बात होती है कि कहीं ना कहीं इस बार मिलिटेंट ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि इस 26 जनवरी की जो तकरीब है उसमें किसी तरह का खलल या उससे पहले किसी तरह की खलल डाली जाए। तो इस हवाले से पूरे खातिर का इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। जैसा मैंने कहा CRPF है, पुलिस है, SSRB है, ये सारे जो ये हैं ये सारे सड़कों पर अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। अलग अलग पर ड्राफ्ट गेट्स बनाए गए हैं और जो सिक्योरिटी वेन्यू है 26 जनवरी का उसके इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी कुल मिला के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी यही कोशिश रहेगी कि 26 जनवरी की तकरीब और तकरीब से पहले के दिन भी पुरअमन ही गुजरे। जी ना जी, तो सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। परवेज भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार इस अहम खबर पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। अब हम बात करेंगे एक ख़ास बयान की। वैसे तो चुनावी मौसम है, बयानात आते रहेंगे। आज जो बयान आया उसके बारे में ज़रा आपको बताते हैं। राम मंदिर की 2025 में तामीर के अपने बयान पर RSS के सीनियर लीडर भैयाजी जोशी ने अब सफाई दे डाली है। भैयाजी जोशी का कहना है कि 2000 मंदिर की तामीर अब शुरू होगी तो 2025 तक बन ही जाएगा। क्या कहा है आपको दिखाते हैं। बने, ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या आप सरकार को तय करना है। सर आप तो लगातार कई सालों से बात करते हैं मंदिर बनना चाहिए, अब सब 25 तारीख की डेट आ गई सर। और 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा, 5 वर्ष में बनेगा, तो बन जाएगा सर 25 तक बनेगा। और इस पर ज़फ़रयाब जिलानी ने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। See, to give any date is totally meaningless because the case, hearing of the case has not yet started before the Supreme Court. When the hearing will start, then only it can be guessed as to how much time it will consume. And when the hearing is concluded, then the judgment will be reserved. Then how much time it will take for delivery of judgment. Once the judgment is delivered, and that too in their favor, which is not expected. But if they get something in the disputed land, then only they can think of starting construction. So where is the occasion to give any time today? So it is simply to consume the time of the media, because this very issue should remain in media so that other issues which are more important, issues regarding this Mahangai, issues regarding unemployment, issues regarding development, all these issues may not be discussed in the media. There may remain.
उधर इकबाल अंसारी ने भी इस पर अपने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात जो हैं वो माहौल को खराब करने के लिए दिए जाते हैं। क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री जी की योजना विकास में जो लगी हुई है, जो दिमाग लगाए हैं कि जो है विकास हो रहा है, हम विकास जो है करेंगे। इनके अपने ही कुछ नेता जो सरकार जो ठीक चल रही तो इनको रास नहीं आ रही है। आज ये लोग सरकार पे तंज कस रहे हैं, इसलिए कि इनको अपनी भी कुर्सी चाहिए। ये अपने एक निजी फायदे के लिए सरकार को बदनाम करने के लिए जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, मंदिर की राजनीति, मस्जिद की राजनीति लोग करते रहते हैं कि सरकार को। और हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर ने वीएचपी के काशी प्रांत यानी काशी के लीडर आनंद जी से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी देख लेते हैं। इस समय विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के आनंद जी हमारे साथ हैं और प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल यहाँ पर मौजूद है जो लोगों को दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। हम इनसे जानना चाहेंगे आनंद जी से कि हर बार विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर मॉडल पेश करता है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण की जहाँ तक बात होती है तो विश्व हिंदू परिषद खुलकर न कोई तारीख बताता है और न उस पर कोई उसकी नीति स्पष्ट होती है। तो आनंद जी, हम जानना चाहेंगे क्या वजह है कि सिर्फ मॉडल से काम चला रहे हैं, राम मंदिर बनेगा आखिर कब बनेगा? अभी मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अभी हम लोगों का पूर्ण आशा थी कि निर्णय आ जाएगा और लास्ट ईयर ही आ जाएगा, अक्टूबर तक। अब लेकिन थोड़ा मामला विलंबित हो गया, इसलिए हम लोग निर्णय के भरोसे थे। आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को पूज्य संतों का यहाँ सम्मेलन होने वाला है। जो भी पूज्य संत निर्णय करेंगे उसी का अनुपालन हम लोग करेंगे, फिर तभी कुछ बता पाएंगे। आनंद जी, हर बार कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो या माघ मेला हो, धर्म सभा होती है विश्व हिंदू परिषद की, धर्म संसद होती है, उसमें प्रमुख रूप से राम मंदिर का मुद्दा होता है। लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है। आखिर इस ठोस नतीजा न निकलने की क्या वजह है? किसी नतीजे पे आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, हम सभी लोग संविधान का पालन करते हैं। न्यायपालिका अपनी आस्था थी, है भी। प्रयत्न करें कि जल्दी से जल्दी निर्णय आ जाए, उसी के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। इससे पहले राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून बनाने की बात और बड़ा प्रेशर था आप लोगों का मोदी गवर्नमेंट पर। क्या उससे आप पीछे हट गए हैं? नहीं, पीछे नहीं हटे हैं और अभी भी हम उस मांग पे अड़े हुए हैं कि संसद में कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के खेमे में बहुत उम्मीद है, आशा है, बल्कि एक तरह से विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा आपके पक्ष में होगा। मैं जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में हुआ तो मथुरा और काशी विश्वनाथ का मुद्दा भी क्या अगला टारगेट होगा आपके बाद? वो तो हमारे एजेंडे में है ही है। पूज्य संत ही उस पर भी निर्णय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे काशी प्रांत के आनंद जी, विश्व हिंदू परिषद के अहम पदाधिकारी हैं। इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा और इनका पूर्ण विश्वास है कि राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और इनको आशा है कि जल्द ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। कैमरामैन रवीन कुमार के साथ मुश्ताक आमिर, न्यूज़ 18, इलाहाबाद। और आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भी एक अहम बयान सामने आया। दरअसल मोहन भागवत ने अफसोस जताया कि कोई जंग नहीं जारी, फिर भी सरहद पर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह समझ में नहीं आ रही। हर एक शहरी को मुल्क को अजीम बनाने के लिए अपने अपने हिस्से की कोशिश जरूर करनी होगी। क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है जब युद्ध होता है। अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते। अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है जब युद्ध होता है। अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते। और जब बयानात की बात चल ही रही है तो आइए आपको सुनवाते हैं कि आरजेडी लीडर मनोज झा ने क्या कुछ कहा है। 3 महीनों में अब नागपुर के लोग भी ये कहने लगे। इस बात की तस्दीक होती है जो लगातार हम बीते 4 वर्षों में कहते थे। एक एक शहादत
हमारे जवान की एक एक खून का कतरा सवाल छोड़ के जाता था, और पूरी की पूरी सरकार अपना सीना ट्विटर पे दिखाती थी। 280 कैरेक्टर में उलझे रहे। कौन फैसले ले रहा था पता नहीं, पॉलिटिकल फैसले एनएसए लेने लगते हैं, गृह मंत्री जी सारे फैसले लेते हैं कि नहीं पता ही नहीं। तो अंततः हुआ क्या है ना कि जवान सरहद पे शहीद हो रहा है, हम एक रिचुअल की तरह अगले दिन उस पर बयान देते हैं और फिर हमारा कारवां आगे बढ़ जाता है। मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि जो ट्विटर पे कैरेक्टर 280 कैरेक्टर है ना सरकार का, उसकी प्राथमिकता का कैरेक्टर जमीन पे दिखा। शिवसेना ने एक मर्तबा फिर मरकजी हुकूमत और महाराष्ट्र की हुकूमत दोनों को अपने अखबार सामना के एडिटोरियल में तनकीद का निशाना बनाया है। शिवसेना ने कहा है कि मरकज और फडणवीस हुकूमत लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल फलाही स्कीमों का ऐलान क्यों करती हैं, इससे पहले इनको इनका क्यों नहीं ख्याल आता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र हुकूमत को निशाना बनाते हुए शिवसेना ने फडणवीस कैबिनेट के जरिए ओबीसी और वीजेएनटी तबकात के लिए 736 करोड़ रुपए की स्कीमों के ऐलान पर भी इसी तरह का सवाल खड़ा किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट की, जिसका आज सुबह आगाज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस समिट का बाकायदा इफ्तिताह किया। आपको बताएं कि समिट में मुल्क और बैरून मुमालिक से हजारों की तादाद में मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। यह समिट 22 जनवरी तक चलने वाला है और सबसे अहम बात कि मुख्तलिफ कंपनीज अपने प्रोडक्ट की इस समिट में नुमाइश करेंगी। और वाइब्रेंट गुजरात समिट से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी खिताब किया। उन्होंने गुजरात को मौके का हब करार दिया। मुकेश अंबानी का कहना है कि अनकरीब ही 5G नेटवर्क को मुतारुफ कराया जाएगा। It is very satisfying now that every other Indian state has since followed Gujarat's transformative template. The credit for this pioneering initiative and its subsequent replication must go to only one leader. He is the proud son of Gujarat. He is the visionary leader of India, and he is Shri Narendra Modi, our beloved Prime Minister, under whose leadership India is the fastest growing economy in the world. Friends, Gujarat is Reliance's Janmabhoomi as well as its Karmabhoomi. Gujarat has always been and will always remain our first choice. At Reliance, our motto is India first, and within India, Gujarat first. We have so far invested nearly 3 lakh crores in the state of Gujarat and created and catalyzed over 1 million livelihood opportunities in Gujarat. Pandit Deen Dayal University, or PDPU, here in Gujarat has today over 5,000 students. In a short time, PDPU has emerged to be amongst the top universities in Gujarat. The Reliance Foundation has committed an investment of rupees 150 crores to make PDPU even stronger and an institution of international repute. Fifth, I am happy to mention that the Reliance Foundation, which is present in all districts of Gujarat and thousands of villages in other states in India, has demonstrated how India can move away from rural distress to rural progress. By combining the power of digital technology, Reliance Foundation will increase these success stories many more times in the coming decade. और वहीं जारी माली साल की तीसरी सहमाही में रिलायंस जियो ने शानदार मुजाहिरा किया। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज को बम्पर मुनाफा हुआ है। RIL को तीसरी सहमाही में 10,251 करोड़ का मुनाफा हुआ। एक सहमाही में 10,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाने वाली कंपनीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली कंपनी बन गई है, जबकि 2018 की
तीसरी सहमाही में RIL का मुनाफा 9,423 करोड़ था। RIL को बम्पर मुनाफा देने में जियो का रोल सबसे अहम रहा है। इस सहमाही में जियो का मुनाफा 19% बढ़कर 831 करोड़ हो गया। 2019 की सहमाही में RIL की रिफाइनरी, GRM, पेट्रोकेमिकल और रिटेल ने बेहद अच्छा मुजाहरा किया। चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि जियो परिवार 28 करोड़ अफराद का हो गया है और अब ये दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल डेटा नेटवर्क में एक है। यूपी से खबर है, जहां के मुरादाबाद के एरोला गांव में गुज़िश्ता रात उस वक्त हलचल मच गई जब एक शादी में एक तकरीब के दौरान फायरिंग होने लगी। शादी में शामिल लोगों ने शादी के जश्न के दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हर्ष फायरिंग इसको कहा जाता है और इसमें 2 खवातीन की गोली लगने से मौत हो गई। 6 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इनको मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बताया जाता है कि फायरिंग करने वाले तमाम अफराद शराब के नशे में थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। कोलंबिया से खबर है, जहां एक पुलिस स्कूल में भयानक धमाका हुआ। इस धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़ रही है, अब ये 11 हो गई है। 87 अफराद इसमें जख्मी बताए गए हैं। लोकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका बगोटा में वाक़ पुलिस एकेडमी में किया गया और उस वक्त हुआ जब एक गाड़ी पुलिस एकेडमी में दाखिल हो गई और रखा धमाका खेज मादा फट गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आलमी इक्तिसादी फोरम की मीटिंग में शामिल होने के लिए अब स्विट्जरलैंड के दावोस नहीं जाएंगे। आपको बताएं कि उनकी जगह वजीर खजाना स्टीवन मैन्चुन इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान सारा एंड्रिस ने जुमेरात को ये इत्तला दी है। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जुज़वी शटडाउन की वजह से स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली आलमी इक्तिसादी फोरम की मीटिंग में शिरकत के अपने प्रोग्राम को कैंसिल किया। तो आज के न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान हिना को इजाजत दीजिए। आदाब।